Mr. Manoj, can you hear me? Yes, If sir. you can hear me, kindly unmute yourself, please. Yes, sir. Yeah. You are co-host now, as I have spotlighted your video. Everybody else is muted. You can start your class. Yes. आगे लो। हाँ, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। तो ये देखा जाए कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब ये हो गया, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में जब हम लोग एसी सप्लाई दी जा रही होगी, ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के हम लोग कहें कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो स्थिर होगा। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy from one electrical energy to an other electrical circuit by mutual induction without change in frequency। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो लो वोल्टेज हाई करेंट एंड हाई वोल्टेज तथा लो करंट में परिवर्तित करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज लो तथा हाई वोल्टेज लो करंट के समान फ्रीक्वेंसी पे परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy from one electrical circuit to an other electrical circuit by mutual induction without change in frequency। अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, ये देखा जा रहा है कि लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम है और करंट हाई है तथा हाई करंट लो वोल्टेज के समान फ्रीक्वेंसी पे परिवर्तित करता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं, ये बात हो रही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसका जो आउटपुट होगा, जो भी इसके आउटपुट में हमें मिल रहा होगा, वो भी 50 हर्ट्ज होगा। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रही होगी। यानी कि हम लोग दूसरी बात ये कह सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि वोल्टेज और करंट, ये जो है वोल्टेज और करंट जो है वो चेंज हो रहा है। दूसरी बात है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज हाई करंट तथा हाई करंट लो वोल्टेज के समान फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की होगी वही फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट पे प्राप्त हो रही होगी, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होते हैं ट्रांसफार्मर। इसीलिए और मशीनों के कंपेयर में इसकी इफिशिएंसी जो होती है वो अधिक होती है या ज्यादा होती है। लगभग अगर हम लोग पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसकी जो इफिशिएंसी होती है वो 98% होती है। यानी पावर ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होगी
वो 98% होती है। और किसी मशीन की अगर हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, सबसे ज्यादा अगर किसी भी मशीन की फ्रीक्वेंसी इफिशिएंसी होती है तो वो जो है वो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है कोई रोटेशनल पार्ट नहीं है, और जब रोटेशनल पार्ट नहीं होंगे तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे लॉसेस जो है वो कम होते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इफिशिएंसी बराबर जो होता है वो आउटपुट पावर, इफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो ये देखा जा रहा होगा, अगर हम ये कहते हैं कि इनपुट पावर क्या होती है, इनपुट पावर क्या होगी, तो इनपुट पावर में ये देखा जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस जो लॉसेस है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने इनपुट पे 5 किलोवाट की पावर दिया होगा, अगर आउटपुट पे हमें जो पावर प्राप्त हो रही होगी वो मान लेते हैं कि 4 किलोवाट की पावर मिल रही होगी, तो ये किलोवाट की जो पावर होगी वो कहाँ गई होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट की जो पावर होगी वो लॉस हो गई होगी। अब उसी को अगर हम लोग इस आउटपुट पावर को ये कहेंगे 4 प्लस जो लॉसेस हुआ है, यही जो है इनपुट पावर के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे आउटपुट पावर हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर बटे आउटपुट पावर प्लस इसमें जो लॉसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर कोई और मशीन होती तो वहां पे फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाते, और फ्रिक्शन लॉस बढ़ने के कारण जो है इफिशिएंसी उस मशीन की, क्योंकि ये पार्ट क्या हो गया पूरा कम हो जाएगा, और जब कम हो ये पार्ट क्या हो गया ज्यादा हो गया, जब ये पार्ट ज्यादा हो जाएगा तो इफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो और मशीनों के कंपेयर में जो है ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक बात ये हो गई थी कि क्या चेंज होता है। हमने कहा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट ये दोनों वैल्यू जो है वो चेंज होती है। दूसरी बात है कि क्या चेंज नहीं होता है, तो हम ये कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। अगर हम लोग पावर की बात करते कि पावर पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि जो पावर होती है P बराबर V इंटू आई, पावर जो होती है वो V इंटू आई होगी। और जब V इंटू आई तो हम ये कह रहे हैं कि जितना वोल्टेज का मान बढ़ा होगा उतना ही करंट का मान कम हो जाता है, तो पावर क्या होगी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हमने कहा कि वोल्टेज, ये देख रहे हैं कि पावर जो है जितना वोल्टेज का मान बढ़ रहा है उतना ही करंट का मान कम हो जा रहा होगा, तो पावर क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर भी चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होती है, पावर भी चेंज नहीं होती है। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि क्या क्या चेंज होता है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें जो है डेफिनेशन से आ रही है। हमने कहा कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, पावर चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी और पावर चेंज नहीं होती है। तीसरी बात ये हो गई कि क्या चेंज होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यह एक स्टैटिक डिवाइस, इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन का जो नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। कभी भी एनर्जी जो है वो समाप्त नहीं हो सकती है, बस ये हो सकता है कि वो इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही होगी। वही बात यहाँ पे कह रही कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू एन अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर हो रही है, वो किसके माध्यम से हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि म्यूचुअली हो रही है। वो किसके माध्यम से हो रही है, म्यूचुअली जो है वो ट्रांसफर, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा जो है वो ट्रांसफर हो रही है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज हुए ही वो ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो इस इतने से जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट मिल रहा है कि क्या क्या इसमें हो रहा है, तो पहली बात तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है,
और पावर भी चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये होगी कि वोल्टेज चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर इनपुट की पावर, किसी ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर जो है वो 5 किलो वाट है, तो आउटपुट पावर कितनी होगी, तो ऑप्शन दिया रहेगा, एक तो 5 किलोवाट, दूसरा दे दिया गया 10 किलोवाट और तीसरा दिया हुआ है 2.5 किलोवाट और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। यानी कि यहाँ पे ये बात है कि अगर हम ये करें कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी जो पावर है, इनपुट पावर, वो 5 किलोवाट की है, तो हमें आउटपुट पावर कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट पावर भी 5 किलोवाट की होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफिनीशन में ही बताए हैं कि वोल्टेज जितना बढ़ता है उतना ही करंट का मान कम हो जाता है, तो पावर क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जितनी पावर, अगर 50 किलोवाट की पावर इनपुट में है तो आउटपुट में भी उतनी ही पावर होगी। तो हम ये कहते हैं कि पावर जो है वो चेंज नहीं होती है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन में वही चेंज कर दिया जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की होगी वही आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हम कर सकते हैं। इस इतने टॉपिक से ट्रांसफार्मर की जो डिफिनीशन है उससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि क्या क्या होता है ट्रांसफार्मर में। पहली बात है कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। दूसरी बात है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पावर चेंज नहीं होती है, वोल्टेज परिवर्तित होता है और करंट भी परिवर्तित होता है। तो इतनी बातें जो है वो जो मेन है डिफिनीशन से, वो इतनी बातें निकल के आ रही है। अब दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, तो उसके बारे में ये देखा जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी वर्किंग कैसे, वो कैसे काम करता है, उसी के बारे में वो आगे देखा जा रहा है। तो हम लोग बात किए हैं कि पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये देखा गया कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होते। दूसरी बात ये होगी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पावर चेंज नहीं होती है। तीसरी बात ये होगी कि वोल्टेज चेंज होता है तथा करंट भी चेंज होती है। इतनी बातें जो है हमें इस टॉपिक से कंक्लूड होके प्राप्त हो रही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है, इसके वर्किंग की बारे में बात करते हैं। क्या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहे हैं। ट्रांसफार्मर में ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक लोड से कनेक्टेड किया गया है, एक लोड लगा हुआ है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी को सेकेंडरी को हम लोग कोर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ये आपकी जो डॉटेड पॉइंट से दिखाया जा रहा है, ये जो है वो कोर है। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा है ये इनपुट वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इसमें एक I1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करते हैं, ये ऊपरी जो सेक्शन दिखता है जिसमें बहुत सारे चीजों को रखा जाता है, इसको योक कहा जाता है। और योक जो है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। माइल्ड स्टील का योक जो बना हुआ होता है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। ये जो है
सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसको कोर कहा जाता है। जो बाइंडिंग की जाती है वो कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। क्यों कॉपर की बाइंडिंग की जाती है? क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि ये कोई कंडक्टर है और इसी कंडक्टर को अगर हम लोग इस तरह से कर दिया जाए तो ये क्वाइल के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग के रूप में क्या, बेसिकली एक कंडक्टर है, उसी कंडक्टर को हम लोग बाइंडिंग किए गए हैं तो उसको कहा जा रहा है कि वो बाइंडिंग किया हुआ है। तो वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है? वो कॉपर की बनी हुई होती है। कॉपर कॉपर का जो है, कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि इसमें लॉसेस जो है वो कम होगा, इस पर लॉसेस जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे किस मटेरियल की बाइंडिंग की जाती है? कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। अब उसके बाद कोर किस मटेरियल की बनी हुई होती है? ये हाई सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। यानी ये जो कोर में मटेरियल यूज किया जा रहा है वो हाई सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। इतनी बात हो गई। हम लोग इस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये देखा जाए कि जो हम लोग इनपुट सप्लाई दे रहे होंगे, जो इसके इनपुट में सप्लाई दी जा रही होगी वो साइनसॉइडल यानी एसी सप्लाई है। सिंगल फेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये सिंगल फेज सप्लाई है। और सिंगल फेज सप्लाई जो है ये V बराबर Vm साइन ओमेगा टी नेचर की सप्लाई हम लोग देते हैं। जब यहाँ पे हमने कहा कि इसकी प्राइमरी बाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, तो इस एसी सप्लाई कनेक्ट करने के कारण क्या होगा कि इस बाइंडिंग में एक करंट फ्लो होने लगती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि उस कंडक्टर की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या होगा? इस कंडक्टर की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो जो उसका एमएमएफ होता है उसका वो N इंटू आई होगा। यानी कि अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग इनपुट को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो इस सप्लाई से कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि इसको इस बाइंडिंग में एक आयन एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। इस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या बना? एक फ्लक्स बना। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अगर हम फैराडे लॉ की बात करते हैं तो फैराडे ने ये कहा था कि अगर E बराबर N/dt, अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्लक्स तो बन गया। अगर फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हुआ है, अगर ये फ्लक्स किसी तरह से चेंज हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये देखा जाए, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा एसी नेचर की सप्लाई है तो इसी नेचर की करंट भी फ्लो होने लगती है। तो जब इसी नेचर की करंट फ्लो होने लगती है तो हम ये जानते हैं कि करंट जो होती है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो करंट जो है, यानी कि ये कह सकते हैं कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो इस करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो करंट इंटू फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अब इतना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है तो जिस नेचर की करंट होगी उसी नेचर का फ्लक्स भी बन रहा होगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? फ्लक्स का।
अगर हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पे यानी यहाँ पे ये देखा जाए तो जीरो रहा होगा, करंट जब जीरो रही होगी तो फ्लक्स का मान भी जीरो रहा होगा। अब उसके बाद हर एक स्टैंड पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लक्स का मान कुछ और होगा, यहाँ पे फ्लक्स का मान कुछ और होगा। हर एक स्टैंड पे फ्लक्स का मान जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि करंट का मान चेंज हो रहा है, और जब करंट का मान चेंज हो रहा होगा तो फ्लक्स का मान भी चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो फ्लक्स से प्रोपोर्शनल है। तो ये देखा जा रहा है कि हर एक स्टैंड पे फ्लक्स का मान भी चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फैराडे लॉ को, एन डी फाई बाई डी टी। अगर यही तो यानी फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जब t बराबर जीरो पे, यानी समय जब जिस समय जीरो रहा होगा उस समय करंट भी जीरो रही होगी, यानी कि उस समय फ्लक्स भी जीरो रहा होगा। लेकिन एक कुछ समय बीता होगा तभी तो यहाँ पे करंट आई होगी। तो हम मान लेते 1 सेकेंड पे कुछ करंट फ्लो हुई होगी, तो जब करंट फ्लो 1 एम्पियर की मान लेते करंट फ्लो हुई होगी, तो जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई होगी तो 1 वेबर का फ्लक्स भी बना होगा। तो ये देख रहे हैं कि करंट क्या हुई, 0 से 1 हुई, यानी कि समय 0 से 1 सेकेंड हुआ, उसी समय करंट भी चेंज हुई और उसी समय फ्लक्स भी चेंज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इस कॉइल में या इस बाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगती है, और करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हो गया, और फ्लक्स सेटअप होने के कारण क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ। जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उस वोल्टेज को हम लोग इवन वोल्टेज कह रहे हैं, और यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल्फ इंडक्शन के कारण वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। प्राइमरी में वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ वो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज हुआ। अब उसके बाद दूसरी बात ये करते हैं कि जो ये कोर का यूज किया गया है, ये कोर से ही सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, यानी इसी कोर से सेकेंडरी वाइंडिंग जब कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हुआ है वही फ्लक्स यहाँ पे भी होगा, और वही फ्लक्स यहाँ पे भी सेटअप हुआ होगा। तो इसका मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी में है वही फ्लक्स सेकेंडरी में भी होगा, और जब वही फ्लक्स सेकेंडरी में होगा तो यानी कि यहाँ पे भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा, क्योंकि यहाँ पे भी तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। उसी को कौन सा वोल्टेज कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। प्राइमरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज है, और जो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। कौन सा वोल्टेज कहा जाता है, म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। प्राइमरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो सेल्फ हुआ, सेकेंडरी में जो वोल्टेज हुआ वो म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज हुआ, क्योंकि इस प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज कहा जाता है। और इसी को हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ही ये कहा जाता है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ही को ही म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे भी ये काम करता है, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये म्यूचुअल इंड्यूस जो वोल्टेज हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो ये बात हो गई हम लोगों की ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात होगी कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। हमने ये कहा कि सबसे पहले अगर ये बात देखी जाए कि सबसे पहले हुआ क्या कि जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं,
तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या होगा, जैसे हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया और इस सप्लाई से कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक वी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगी और उस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ कि एक फ्लक्स सेटअप हुआ। यानी उस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ कि एक फ्लक्स सेटअप हुआ और जो फ्लक्स सेटअप हुआ है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E बराबर n d∅dt। तो फैराडे ने ये कहा था कि अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि फ्लक्स सेटअप हो गया, जो फ्लक्स सेटअप हुआ है अगर वो परिवर्तित होगा यानी कि चेंज हो रहा होगा, हर एक स्टैंड पे चेंज हो रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो इस नेचर का वोल्टेज है, ये V बराबर Vm sin ओमेगा टी, यानी कि करंट भी इसी नेचर की होगी, यानी कि ये I बराबर Im sin ओमेगा टी। अब ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज अप्लाई करने के कारण ये करंट इसमें फ्लो होने लगा इस वाइंडिंग में। इस करंट फ्लो होने के कारण ये जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो उस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, उस करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा कि उसके, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये जानते हैं कि करंट जो होती है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो ग्राफ करंट का होगा वही फ्लक्स का होगा, वही ग्राफ जो है वो फ्लक्स का होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट जिस समय जीरो है उस समय फ्लक्स भी जीरो है, लेकिन कुछ समय बीता होगा तो फ्लक्स जो है मान लेते हैं 2 वेबर का हो गया। अब पहले 0 वेबर का फ्लक्स था, अब क्या हुआ कि कुछ समय बीता तो 2 वेबर का फ्लक्स हो गया, यानी पहले 0 से 2 वेबर, अब यहाँ पे गया होगा तो 4 वेबर का फ्लक्स बना होगा, अब यहाँ पे गया होगा तो 6 वेबर का फ्लक्स। तो हर एक स्टैंड पे जो है वो फ्लक्स का मान जो है क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। जब हर एक स्टैंड पे फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है और जब फ्लक्स का मान चेंज होगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समय जो है वो बीतने के कारण ही फ्लक्स बन रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर हो रही होगी और जब फ्लक्स परिवर्तन की दर हो रही होगी तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। जब वो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के ही नियमानुसार जो है यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। जो वोल्टेज प्राइमरी साइड में इंड्यूस होता है उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, उस वोल्टेज को E1 से डिनोट किया जाता है, उस वोल्टेज को E1 से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद ये जो कोर है, ये जो कोर है, इस कोर को सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक किया गया, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो जुड़ी हुई है वो प्राइमरी वाइंडिंग से ही लिंक, इस कोर के किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू, कोर के थ्रू जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग जोड़ा गया है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रहा है वही फ्लक्स यहाँ पे भी होगा और वही फ्लक्स यहाँ पे भी सेटअप होगा। अब जब यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हुआ है तो ये भी फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होगा और जब ये फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो वोल्टेज E2 वोल्टेज कहा जाता है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कॉइल की गई है वो N1 टन की कॉइलिंग की गई और यहाँ पे N2 टन की कॉइलिंग की गई है, यानी प्राइमरी में फेरों की संख्या, टर्न की संख्या N1 है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या जो है वो N2 है। इतनी बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं ये जो कोर है, हमने ये कहा कि कोर जो है वो हाई सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, हाई सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। इस कोर की जो थिकनेस है
इस कोर की जो थिकनेस होती है वो 0.35 mm से 0.35 mm से लेके टू 0.5 mm के बीच में होती है। यानी ये जो कोर है, जो कोर होता क्या है कि कोर जो है, एक कोर की जो थिकनेस होती है वो 0.35 mm से लेके 0.55 mm के बीच जो है कोर की थिकनेस होती है। अब ये जो कोर की थिकनेस है, इस तरह की बहुत सारे एक एक कोर के ऊपर रखा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब लॉसेस पढ़ा जाएगा उसमें। तो यहाँ पे इतनी बात हो गई कि ट्रांसफार्मर कैसे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में कैसे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ये हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर देखा गया कि ये ट्रांसफार्मर में कैसे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की ही बात अगर किया जाए, कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जो है वो होती है। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग, यहाँ पे हमने प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कोर है, इस कोर को यहाँ से ये कनेक्ट किया गया। अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जो है वो आइसोलेटेड होती है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक दूसरे से अलग होती है। कैसे? अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो जब इसमें वोल्टेज अप्लाई किए तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी में ही तो सिर्फ करंट जा रही होगी, इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। दूसरी बात यह होगी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। यानी अगर हम लोग टू वाइंडिंग की ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो जो इसका इम्पीडेंस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होता है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का या रेजिस्टेंस कहे या इम्पीडेंस कहा जाए, इन दोनों के बीच का जो इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। और तीसरी बात ये होगी कि ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो एक दूसरे से मैग्नेटिक रूप में जुड़ी हुई होती है। किस माध्यम से जुड़ी हुई होती है? कोर के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक दूसरे से मैग्नेटिक रूप से जुड़ी हुई होती है या मैग्नेटिक रूप से कपल्ड होती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये जो है, यानी कि यहाँ से हम लोग तीन बातें मेन देखें कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक इलेक्ट्रिकली जो है वो आइसोलेटेड होती है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक दूसरे से मैग्नेटिक रूप में जुड़ी हुई होती है, मैग्नेटिक रूप में कनेक्टेड होती है।
ये जो है पूरा ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई। एक बात और हम लोग बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स फाई बराबर एमएमएफ अपान रिलक्टेंस की जो बात कर रहे हैं, जो रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मटेरियल जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं इस कोर के लिए, ये कहते हैं कि लो रिलक्टेंस मटेरियल होना चाहिए। अगर जो मटेरियल है उसका रिलक्टेंस कम है तो फ्लक्स जो है उतना ही ज्यादा बनेगा, और जब फ्लक्स उतना ज्यादा बनेगा तो उसका एमएमएफ भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर लो रिलक्टेंस, ये कह सकते हैं कि लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। जिस मटेरियल की कोर हम लोग जिस मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं कोर के लिए, उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए और परमेबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। यानी रिलक्टेंस का मान कम होना चाहिए और परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल में किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। यानी कि किसी भी मटेरियल की जितनी अधिक एबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उसकी परमेबिलिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग कोर के लिए, उसकी परमेबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए और रिलक्टेंस का मान जो है वो कम होना चाहिए। यानी कह सकते हैं लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी का मटेरियल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि रिलक्टेंस का अगर मान कम है तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर I1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो इसका जो एमएमएफ होगा वो N1 इंटू I1 होगा। इसका जो एमएमएफ होगा वो एमएमएफ क्या मोटी एमएमएफ जो है N1 इंटू I1 होगा, जिसका यानी कि इस जितना ज्यादा एमएमएफ कब होगा जब उस मटेरियल की रिलक्टेंस का मान कम होगा और परमेबिलिटी की मान ज्यादा होगा। जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी वो उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज करने की कैपेसिटी रखता है, वो यानी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी ज्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि वो मटेरियल जो वो परमेबिलिटी कहलाएगा। जिस मटेरियल की परमेबिलिटी जितना अधिक होगी वो उतना ही जो है अच्छा माना जाएगा। ये तो बात हो गई हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, ये जो है ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। क्या है ये? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, ये जो है उसकी कोर है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फ्लक्स दिया गया था वो इसी नेचर का फ्लक्स था, यानी फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, इसी नेचर का हम लोग फ्लक्स जो है वो दिया गया था। अब एक यानी कि फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, यानी E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने के बाद ये देखा जाएगा कि E बराबर
माइनस एन डी बाई डी टी यानी 5m साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एन ओमेगा इंटू 5m क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन ओमेगा इंटू 5m इंटू साइन, साइन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा टी। इतना लिख सकते हैं। कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं 9 साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से माइनस एन कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू ओमेगा इंटू 5m साइन, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90, ये वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से ये देखा जाए कि क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एन ओमेगा इंटू 5m साइन ओमेगा टी माइनस 90 को लिख सकते हैं माइनस π/2, 90 को क्या लिख सकते हैं π/2। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा टी माइनस π/2 ये वैल्यू हो गई। अब अगर ये देखा जाए यहाँ पे क्या हो रही है कि ये वैल्यू हमें मिल रही होगी। अगर हम ये कहें कि साइन का कब मान मैक्सिमम होता है तो हम ये कहते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो साइन की कब मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हम ये कहेंगे कि जब साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाएगा तब जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स की वैल्यू एन ओमेगा इंटू 5m, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। यानी इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, ई बराबर ई मैक्स बराबर एन ओमेगा इंटू 5m जो है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इतनी वैल्यू मिल रही है, उसके बाद अगर देखा जाए, इसको मिटाते हैं हम लोग, अगर ये देखा जाए यहाँ पे कि क्या हमें प्राप्त हो रही है वैल्यू, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल रही होगी ई बराबर ई एम बराबर एन ओमेगा इंटू 5m। अगर इतनी वैल्यू की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यानी कि अगर ये लिखा जाए कि ई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। एक जो इक्वेशन आई थी हमारे ये था फर्स्ट, 5 बराबर 5m साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग इसका अब उसके बाद इसके आगे की बात करते हैं कि आगे वैल्यू क्या होगी। एक इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट दोनों को हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग कहें कि आरएमएस वैल्यू बराबर क्या होता है, क्योंकि हमेशा जो है आरएमएस वैल्यू ली जाती है, तो ये कहेंगे ई मैक्स बाई √2 यानी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। और मैक्सिमम वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, एन ओमेगा इंटू 5m, ये वैल्यू आई थी अपॉन √2। अब ओमेगा की जो ओमेगा का मान जो होता है वो 2π इंटू f होगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा,
n phi m 2 pi इंटू एफ बटे √2, इतनी वैल्यू आ रही होगी। अब उसके बाद अगर हम ये कहते हैं इतनी वैल्यू आई, अगर ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ERMS बराबर क्या हो जाएगी, n phi m इंटू 4.44 इंटू एफ, ये वैल्यू प्राप्त हो रही होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं ERMS बराबर n phi 4.44 इंटू n इंटू phi m इंटू एफ। ये जो है इस ट्रांसफार्मर का जो इंड्यूस होके वोल्टेज हमें मिल रहा था उसकी आरएमएस वैल्यू जो आ रही होगी वो कितनी आ रही है, ERMS बराबर 4.44 n इंटू phi m इंटू फ्रीक्वेंसी, इतनी हम लोग। अगर हम ये कहते कि अगर यहाँ पे n1 टर्न है और यहाँ पे n2 टर्न है, यहाँ का जो इंड्यूस वोल्टेज है वो E1 है और यहाँ का जो इंड्यूस वोल्टेज है वो E2 वोल्टेज है, तब क्या होता, अगर इतनी बात हो रही है तो हम लोग ये कहते कि प्राइमरी में इंड्यूस वोल्टेज यानी E1 हो जाएगा और नंबर ऑफ फेरों की संख्या n1 हो जाएगी। तो E1 बराबर 4.44 n1 इंटू phi m इंटू 3, और यहाँ से E2 की वैल्यू जो निकालेंगे सेकेंडरी में इंड्यूस वोल्टेज जो होगा वो 4.44 इंटू n2 इंटू phi m इंटू फ्रीक्वेंसी। यही बात हम लोग डेफिनेशन में भी कह रहे थे कि जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहाँ परिवर्तन हुआ है, ये जो आपका नंबर ऑफ फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए, इक्वेशन नंबर, इतनी बात हो गई, अगर इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट के बीच ग्राफ खींचा जाए तो क्या मिल रहा होगा, एक तो यहाँ पे EM phi बराबर phi m sin ओमेगा t, इसको इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 3। अगर इन दोनों के बीच रिलेशन या ग्राफ की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे तो ये देखा जाए कि कौन सी वैल्यू कॉमन होगी दोनों के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो phi m की वैल्यू बन रही होगी वही तो कॉमन होगी। तो सबसे पहले एक 0 डिग्री की डिफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले। क्या करेंगे, ये 0 डिग्री की डिफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ पे न तो कोई वैल्यू जोड़ी गई है और न ही कोई एंगल घटाया गया है, ये 0 है। तो इसका मतलब कि phi m जो होगा वो यहीं पे होगा। phi m की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी। अब उसके बाद ये वैल्यू जो है वो क्या बता रही है कि जो आपका मान लेते हैं ये E1 के है, प्राइमरी साइड के लिए वोल्टेज होगा, प्राइमरी साइड का इंड्यूस वोल्टेज होगा। तो उस कंडीशन में ये बता रहा है कि ये -π/2 है। -π/2 का मतलब क्या हो गया, ये तो पीछे हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी ये देखा जाए कि इस फ्लक्स से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो 90 डिग्री पीछे होगा। कैसे होगा, हमने ये इन दोनों इक्वेशन से यही तो पता चल रहा है ना कि phi बराबर phi m sin ओमेगा t, ये एंगल 0 है। तो हमने कहा कि सबसे पहले 0 डिग्री की रिफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जब इसमें कोई एंगल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, phi m तो इसी पे होगा। अब E1 की बात कर रहे हैं तो E1 का मतलब क्या होगा, -π/2।
अगर हम लोग E2 की वैल्यू भी देखते कि जो सेकेंडरी का इंड्यूस वोल्टेज क्या है, वो भी यही वैल्यू आती, EM sin ओमेगा टी माइनस 5/2। इसका मतलब कि जिस लाइन पे E1 है वहीं पे भी E2 भी होगा। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस वोल्टेज है उस फ्लक्स से जो है, जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है किसके कारण, जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है उससे जो है 90 डिग्री पीछे होगा जो इंड्यूस वोल्टेज होगा। इतनी बात क्लियर है कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इस फ्लक्स यानी जो फ्लक्स सेटअप हुआ है उस कोर में उससे 90 डिग्री पीछे होगा। अब दूसरी बात ये होगी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होगा, जो हम लोग V1 की बात करें अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज ने ये कहा था कि इंड्यूस वोल्टेज जो होता है, लेंज ने ये कहा था कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसके कारण ही तो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। और जब वो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी किसके कारण वो उत्पन्न हुआ है वोल्टेज, जिस वोल्टेज के कारण उत्पन्न हुआ है। तो E बराबर -M d∅dt। इसका मतलब कि इससे जो है पीछे अप्लाइड वोल्टेज होगा, यानी कि V1 की वैल्यू कहाँ होगी उससे। तो ये कहते हैं कि इंड्यूस वोल्टेज, ये सभी क्वेश्चन है, जो इंड्यूस वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज से कितने एंगल कितने, तो इन दोनों के बीच जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज के जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमने ये कहा कि सबसे पहले इन इक्वेशन को देखते ग्राफ फिर से एक बार बना लेते हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, 4th, अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं कि ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच ग्राफ जब हम लोग खींचा जाएगा फेजर ग्राफ, फेजर डायग्राम, तो उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले एक 0 डिग्री की रिफरेंस, जब भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, उसी के अनुसार सारी चीजें वो चेंज होती रहेगी। अब उसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो सबके लिए कॉमन हो सकती है। तो यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए फ्लक्स क्या है, कॉमन हो गया। तो हमने कहा कि फ्लक्स जो है इस इक्वेशन को देखने के बाद इसमें कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री का एंगल है, तो फ्लक्स जो है वो यहीं पे होगा φm। इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो ये देखा जा रहा होगा कि जो E1 वोल्टेज है वो -π/2 है, तो पाई -π/2 का मतलब क्या हुआ, इससे पीछे हो गया। तो ये जो है ये कौन सी वैल्यू है E1, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, या ये कह सकते हैं कि π/2 यही होगा। अब सेकेंडरी का जो इंड्यूस वोल्टेज है वो भी -π/2 है, तो यानी कि जहां पे प्राइमरी होगा वहीं पे सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज, यानी कि इंड्यूस वोल्टेज जो है फ्लक्स सेटअप जो हुआ उससे 90 डिग्री पीछे होगा। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि लेंज ने ये कहा था, लेंज ने क्या कहा था कि जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण से उत्पन्न हुआ है, इसी सप्लाई वोल्टेज के कारण से उत्पन्न हुआ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर -E1 हो रहा होगा, -E। इसका मतलब जो निगेटिव साइन तो यही बता रहा है ना कि वो क्या कर रहा है कि वो उसका विरोध कर रहा है। तो ये देखने पे ये पता चल रहा होगा कि अगर E1 यहाँ है तो इसके V1 जो होगा इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा, V1 क्या होगा बिल्कुल अपोजिट में होगा, और ये जो है ये भी एंगल 90 डिग्री होगा जब दोनों। तो ये कहते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का कितना एंगल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री।
यानी कि ये जो है वो अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का कितना डिफरेंस होगा, तो 180 डिग्री होता है। और जो फ्लक्स सेटअप हुआ है उससे और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये कहा जाता है कि 90 डिग्री। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं, अच्छे से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज के बीच कितना डिफरेंस होता है, तो ये कहते हैं कि 180 डिग्री। और दूसरी बात ये हो गई कि जो फ्लक्स सेटअप हुआ है उस फ्लक्स से इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना डिफरेंस है, तो ये कहते हैं कि 90 डिग्री होगा। यानी कि इस फ्लक्स से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे होगा। 90 डिग्री पीछे का मतलब लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा। तो ये इतनी बात होगी। हम लोग क्या क्या पढ़े? एक तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा गया। दूसरा हो गया ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। तीसरी बात हो गई कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब उसके बाद ये देखा जाए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ये तो जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार कंक्लूजन देख लिया जाए कि क्या क्या जो है चीजें पढ़ी गई हैं यहाँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखा गया कि ट्रांसफार्मर जो है, जो क्वेश्चन बनते थे, जितना पढ़ा गया उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते थे। पहला तो यह है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम लोग कहेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? नो चेंज। पहला जो है, पहला क्या है? पावर। और दूसरी बात होगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या चेंज होता है? वोल्टेज और करंट। इतनी बातें हम लोग डिस्कशन से देख रहे थे। ट्रांसफार्मर किस तरह की डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। किस तरह की डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। अब उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे, हाँ एक चीज और देखते हैं ना जो पूछा जाए। ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पे जो उसकी करंट होती है वो 3 to 5% होती है। 3 to 5 यानी 3 से नो लोड जो करंट होती है ट्रांसफार्मर पे वो 3 से 5% के बीच में होती है। अब उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लो रिलेक्टेंस, लो रिलेक्टेंस एंड हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो आइसोलेटेड होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो आइसोलेटेड होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है मैग्नेटिक कनेक्टेड होता है। मैग्नेटिक कनेक्टेड होता है।
उसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होता है, उसके बीच का जो इम्पीडेंस होता है वो जो है इनफाइनाइट होता है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। उसके Sir, बाद time is already over. Kindly conclude, please. सर ओके, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you very much. I'm ending this meeting.